प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चीन के संविधान का अध्ययन करेंगे कि चीन का संविधान किस प्रकार अस्तित्व में आया, उसका महत्व क्या है, किन किन लोगों पर 1982 के चीन के संविधान का प्रभाव पड़ा और चीनी संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध का से पूर्व हम देखें तो चीन जो है एशिया का रोगी कहलाता था और जो विश्व की महाशक्तियां हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, इन्होंने चीन का खूब जो है राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। इसको पूरब का तरबूज भी कहा करते थे। इसी प्रकार से किंतु चीनी साम्यवादी क्रांति जो कि 1949 में हुई, उसके बाद विश्व की राजनीति में चीन जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और आज यदि हम देखें तो न्यूक्लियर और भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की जो बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति जो है चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथों में आने वाली 5 शताब्दियों की तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी के शुरुआत में चीन के संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, यदि वह उठेगा तो दुनिया को हिलाकर रख देगा। और यह बात साबित भी हो गई, खासकर 1949 की साम्यवादी क्रांति के पश्चात। वर्तमान समय में चीन की जो कूटनीतिक रूस और अमेरिका को ही नहीं अपितु विश्व के दूसरे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उसको भी परेशान किए हुए है। भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो चीन संसार का जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये तीसरे नंबर पर आता है। इसमें 21 प्रांत हैं तथा 5 स्वायत्तशासी क्षेत्र हैं और 3 नगर निगम के क्षेत्र हैं। सोवियत संघ की भांति ही इसके अंदर भी बहुत सारी राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। कुल जनसंख्या का जो 94% है वो हान जाति है जो चीन में दूर दूर तक फैली हुई है। चीन में 12 ऐसी मूल जातियां हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक है। सबसे छोटी जो राष्ट्रीयता है वो हेचेहस है। हान जाति पूर्वी चीन में सबसे अधिक फैली हुई है, जबकि अन्य राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में फैले हुए हैं। अनेक विविधताओं होने पर भी चीन में भाषा और संस्कृति की एकता विद्यमान है। संविधान के अंतर्गत सभी जातियों को अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीयता की अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यदि हम देखें कि चीन के संविधान के अध्ययन का महत्व क्या है, तो फ्रीडमैन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय अर्वाचीन युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐसी घटना है जिसने संपूर्ण विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है। पिछले लगभग 71 वर्षों में चीन ने अनुकरणीय प्रगति की है। वह विश्व का एक महाशक्ति बन गया है। वो जून 1987 में चीन ने एक बहुत शक्तिशाली भूमिगत परीक्षण किया। मई 1992 में चीन ने 10 लाख जो TNT क्षमता के परमाणु बम का परीक्षण किया। जनसंख्या विस्फोट के परिणामों से चिंतित होने के बावजूद चीन ने बहुत तीव्र गति से प्रगति की है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो 13% की दर से छलांग लगा रही है और वहाँ पर गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो केवल 11 है। जनवादी चीन का जो 1982 का संविधान है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चीन की प्रगति और विकास का परिचायक है वो, जिसमें देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में माओ सेतुंग के बीच चीन को एकदम बदल कर रख दिया है। लेकिन इस बदलाव में टूटन नहीं वरन विकासशील निरंतरता है। आज का चीन जो है मार्क्स, लेनिन, माओ तथा देंग का चीन है। देंग के परिवर्तन रणनीति के 2 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला तो वो कहता है कि समाजवादी मार्ग को छोड़ना नहीं है
और दूसरा है चीनी अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे ले जाना है। देंग की रणनीति का एक अजीब पहलू है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी है तथा आर्थिक व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तन कर लिए गए हैं। 1982 का जनवादी चीन का संविधान नई आर्थिक नीति के बाद नए चीन की महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करने वाला चार्टर है। चीनी संविधान के अध्ययन का महत्व निम्न कारणों से है। सबसे पहला है महत्वपूर्ण देश का शासन विधान है ये, और जनवादी चीन के संविधान के माध्यम से हम संसार के एक महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली देश की शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी हमको प्राप्त होती है। दूसरा है साम्यवादी शासन विधान का प्रतिनिधित्व संविधान है, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया है और सोवियत संघ से साम्यवादी शासन का सफाया हो गया है, तो एक महाशक्ति है चीन, इसके अंदर साम्यवाद अभी भी बना हुआ है। और इन सभी देशों की शासन पद्धति का अन्य देश जहाँ पर साम्यवाद है उनकी शासन पद्धति का अनुमान हम चीन के संविधान के अध्ययन करके लगा सकते हैं क्यों, और जहाँ आज साम्यवादी व्यवस्था अवशेष में विद्यमान है। तीसरा है इसके अंदर एक महान प्रयोग। तो 1982 का संविधान एक राजनीतिक प्रयोग है जिसके माध्यम से ये परीक्षण हो रहा है कि मार्क्सवाद और उदारवाद के तत्वों का मिश्रण करके नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इस संविधान के द्वारा मार्क्स, लेनिन एवं माओ के विचारों को आधुनिक विश्व की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का संकेत मिलता है। अगला है विचित्र राजनीतिक संस्थाएं। तो चीनी संविधान के अंदर दो संस्थाएं ऐसी हैं जो विचित्र हैं, एक तो राज्य परिषद और दूसरा है केंद्रीय सैनिक आयोग, जिसका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पांचवा है इसके अंदर विश्व की महान शक्ति। तो चीन विश्व की एक महान शक्ति है और 5 जो महाशक्तियां हैं जिनको यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिली हुई है, चीन उनमें से एक है। विश्व राजनीति पर उसका निश्चित प्रभाव है, एशिया के देशों पर उसका गहरा प्रभाव है और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र की शासन प्रणाली का अध्ययन निश्चित ही रुचिकर होगा। अगला है भारतीयों के लिए विशेष महत्व। तो भारतीय विद्यार्थियों के लिए जनवादी चीन के शासन का विधान की जानकारी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन पड़ोसी राष्ट्र हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका जो है दुनिया का एकमात्र जो है महाशक्ति रह गया है जिसके विश्व पर छा जाने का खतरा है। तो भारत और चीन जो है दोनों ही विकासशील जगत के दो सबसे बड़े राष्ट्र हैं जो व्यापक सांस्कृतिक संसाधनों में समर्थ हैं। इन देशों ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास किया है, अतः दोनों का संयुक्त दायित्व है कि जिम्मेदारी है कि वे ऐसी कूटनीति या ऐसी रणनीति तैयार करें ताकि अमेरिका विश्व की अधिनायकवादी शक्ति न बन जाए। यह तभी संभव है जब दोनों देशों के लोग एक दूसरे को राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे और आपसी भाईचारे का माहौल तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं कि 1982 के चीनी संविधान पर किस किस का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला है कि चीनी संविधान पर चीन एक ऐसा देश है जिसे मार्क्सवादी विचारधारा अनुप्राणित करती है और मार्क्सवाद लेनिनवाद के चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन क्रियान्वयन ही माओवाद है। इस पर मार्क्स का प्रभाव पड़ा और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जा सकता है। मार्क्स ने विश्व को वह दर्शन दिया जो साम्यवाद का आधार बना। मार्क्सवाद कार्य पद्धति का प्रदर्शक है जिसके द्वारा एक नवीन श्रमजीवी समाज का सृजन हुआ है। मार्क्स की जो दो पुस्तकें हैं जिन्हें साम्यवाद की बाइबल भी कहा जाता है, एक तो है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें मार्क्स के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से समाज के अंदर आर्थिक संबंधों से राजनीतिक संबंध निर्धारित होते हैं और किस प्रकार समाज के अंदर हर युग में दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग शोषक और दूसरा शोषित रहा है। और जब शोषक और शोषित वर्ग के जो संबंध है या शोषण उनका चरम सीमा पर पहुंचेगा तो किस प्रकार से एक क्रांति होगी और राज्य का अंत हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। तो वर्गविहीन समाज की राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य मुरझा जाएगा। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी।
दूसरा जो चीनी संविधान पर प्रभाव पड़ा वो है लेनिनवाद का। व्यवहार में लेनिन ही साम्यवाद का प्रणेता है। रूस में जो साम्यवाद की स्थापना का प्रारंभ लेनिन के ही अथक प्रयासों का फल है। लेनिन का उद्देश्य मार्क्स की शिक्षाओं का पुनरुत्थान करना था। उसने इसे दो प्रकार से किया है। एक तो उसने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की नवीन परिस्थितियों में व्याख्या की, और दूसरा उसने यह प्रतिपादित किया कि समाजवाद की स्थापना क्रांतिकारी साधनों से ही हो सकती है। उसने मार्क्सवाद को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह स्वयं एक महान क्रांतिकारी था। लेनिन ने अपने पुस्तक द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, राज्य और क्रांति में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की विस्तृत व्याख्या की है। लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायकत्व के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया है कि उसके अंतर्गत श्रमिकों एवं अन्य शोषित वर्ग के बीच जो है मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व जो है हमेशा श्रमिकों के हाथों में रहना चाहिए। लेनिन के विचार में पार्टी समस्त श्रमिक आंदोलनों के बीच में रहती है। वह उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व करती है, जिससे ऐसे आंदोलनों को आवश्यकता होती है, लेकिन वह मजदूरों के समूह से सदैव विशिष्ट होती है। लेनिन के विचार से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के संगठन के लिए यह आवश्यक था कि वे एक ओर तो साम्यवाद के विचारों के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाए रखें, तथा दूसरी ओर आवश्यक हो वहाँ इस तरह के समझौते करें और पेतरे बदलना सीखें। लेकिन लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अथवा अंतिम अवस्था माना है। उसके अनुसार साम्राज्यवाद मृत प्राय पूंजीवाद है, जिसने अनेक अंतर्विरोध हैं जो स्वयं इसे नष्ट करने में सहायक होंगे। अब हम देखें तो इस प्रकार से लेनिन का प्रभाव भी चीन पर पड़ा है। अब हम देखते हैं माओवाद। तो वस्तुतः जो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के होते हुए भी माओ प्रारंभ से अंत तक राष्ट्रीयवादी बना रहा। राष्ट्रीयता का संवेग सदैव उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा। उसने सदैव चीन को महान जनता तथा उसकी महान परंपराओं की प्रशंसा की। वस्तुतः उसके विचारों का निर्माण चीनी भूमि पर चीनी परिस्थितियों और चीनी संस्कृति के बीच में हुआ। उसे इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन की परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद लेनिनवाद के एक विशेष रूप का प्रवर्तन किया। लेनिन तथा स्टालिन की विरासत को स्वीकार करते हुए भी माओ के चिंतन में अपना कुछ विशिष्ट है। उदाहरण के लिए यदि देखें तो लेनिन ने साम्यवादी दल को सर्वहारा वर्ग की इच्छा के साथ अभिन्न मान लिया था, लेकिन चीन में सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो क्रांति हुई वो किसानों के द्वारा हुई। फिर भी माओ और उसके समर्थकों ने साम्यवादी दल को कृषि क्रांति का नेता बना दिया। लेनिन ने दल संगठन के कुछ मूल सिद्धांतों का निरूपण किया और उसका विचार था कि इन सिद्धांतों का सभी देशों के साम्यवादियों को पालन करना चाहिए। माओ ने दल के संगठन के इन सिद्धांतों को और भी कड़ा कर दिया। जनयुद्ध की संकल्पनाओं माओ की विशिष्ट देन है। माओ ने संघर्ष में सेना और हथियारों से भी अधिक जनता को दिया। इसलिए उसने अपने सभी आंदोलनों और कार्यक्रमों में देश के अधिक से अधिक लोगों को झोंकने एवं सक्रिय करने का प्रयत्न किया। तो माओ जो है उसने जनता का प्रयोग किया क्रांति के अंदर। माओ जो है शक्ति का पुजारी था। उसके अनुसार वो कहता था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है और बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। माओ जो है साम्यवाद लाने के लिए युद्ध को अनिवार्य और शक्ति में विश्वास करता था। माओ ने नवीन लोकतंत्र नामक पुस्तक में ये विचार रखा कि साम्यवाद कभी एकदम नहीं आ सकता। साम्यवाद से पूर्व एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी और यही दशा नवीन लोकतंत्र की है। अब हम देखें तो चीन की जो शासन व्यवस्था है उस पर देंग शियाओपिंग का भी प्रभाव पड़ा है।
और एशिया महाद्वीप में द्वितीय महायुद्ध के बाद जिन जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई उनमें देन शियाओपिंग का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 93 वर्षों तक जीने वाला ये महानायक माओ सेतुंग का साथी था और उसने लॉन्ग मार्च का सहकारी था तथा चीन में साम्यवादी क्रांति के पूर्वधाओं में सबसे आगे था। माओ के निधन के 2 साल बाद ही देंग ने चीन के सर्वोच्च पद पर अपना कब्जा कर लिया था। 1978 में आयोजित विज्ञान सम्मेलन में देंग ने चीन के आर्थिक विकास का अपना मॉडल पेश किया जो 1980 के बाद विकसित होता चला गया। देंग ने देश को लौह आवरण से मुक्त करने के लिए माओ की आर्थिक नीतियों को त्यागना शुरू किया और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया। जब 1978 में देंग ने सत्ता संभाली उन्होंने कृषि, रक्षा, उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की घोषणा की तथा सदी के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद को 4 गुना बढ़ाने का संकल्प लिया। जब सोवियत संघ के अंदर जो है गोर्बाचोव के नेतृत्व में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका पर बहस चल रही थी उस समय चीन के नेतृत्व में चीन पेरेस्ट्रोइका को साकार कर रहा था। 1989 में जब चीन में सर्वाधिक शक्तिशाली व सत्तावान व्यक्ति थे उन्होंने अवकाश ग्रहण की घोषणा कर दी। देंग ने अपने हटने की घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति जियांग जेमिन को अपना एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जियांग न केवल राष्ट्रपति रहे बल्कि सैनिक सलाहकार, आयोग के अध्यक्ष और पार्टी के महासचिव भी रहे। तो इस प्रकार आज चीन एशिया की महाशक्ति है तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक महत्वपूर्ण धुरी भी है। माओ का चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत से अलग थलग था जबकि देंग का चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच का सक्रिय खिलाड़ी है और आज चीन में आर्थिक विकास की दर 2 अंकों में है। धन्यवाद।